हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किए थे। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। वो करीब करीब रिपीटिशन आएगा इसका, लेकिन देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स आर वेरी यूनिक जो कि हम इस क्लास में बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये बेसिकली दो पार्ट में आप इसको पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं 1950 का एक्ट और दूसरा पढ़ते हैं 1951 का एक्ट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का स्कोप बन जाता है। तो ये मेन इलेक्शन लॉज ऑफ इंडिया है। ये टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन। The Constitution lays down broad principles about seats, कितने सीट होंगे, एससी के कितने सीट होंगे, एसटी के कितने सीट होंगे, किसमें एमपी इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनेंगे, डिलिमिटेशन कैसे होगा, सेंसस के बाद होगा तो कैसे उसको हम डिवाइड करेंगे, वोटर का लिस्ट कैसे बनाएंगे जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके थे, एसआईआर अभी जो चल रहा है 2026। ये डिटेल्ड जो रूल्स है आर गिवन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। यहाँ पर दो डिफरेंस दिया हुआ है जो आपको इसी लाइन के साथ के लाइन में समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 मेनली डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल रोल्स। तीन काम ज्यादा करता है कि सीट कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज क्या होगा और इलेक्टोरल रोल क्या बनेगा। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया। लेकिन ये जो 51 में जो एक्ट आया जो कि इलेक्शन के पहले, इसमें ये बात की गई कि भाई इलेक्शन का कंडक्ट कैसे होगा, जो कैंडिडेट होंगे उनका क्वालिफिकेशंस कैसे होगा, उनको डिस्क्वालीफाई क्या क्या, मतलब प्रोसीजर पार्ट जो है वो आपको 1951 में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट जो है 1950 में आया। अब प्रोसीजर्स के भाई कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराओगे, कैसे आप सर्वेयर को भेजोगे, जो हम पिछले क्लास में बात किए थे, आप इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैसे समझोगे, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कैसे समझोगे, लॉजिस्टिक कैसे प्रोवाइड कराओगे। अगर मान लिया कि इलेक्शन करना है तो आपको क्या करना होता है, कभी आपको रियल ब्यूरोक्रेसी जो कहते हैं ना, जो ऑफिसर शाही जिसका करना है, तो कितना मुश्किल काम है। तो किसी भी वर्ल्ड के ऑफिसर को उठा के इंडिया के इलेक्शन कराने में लगा दो, समझ में आ जाएगा कि हमारे ऑफिसर्स कितने ज़्यादा ट्रेंड हैं। दैट्स वाई ब्यूरोक्रेसी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज द गवर्नेंस एंड एज वेल एज द कंट्री। कितना मेटिकुलस प्लानिंग करना पड़ता है वो आपको समझना अगर है तो एक बार किसी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनको उठा के इलेक्शन कराने में लगा दीजिए। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि कोई बूथ पे जा रहा है हमारा ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको हमें ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देकर हमको गिनवाना पड़ता है कि कितने सेफ्टी पिन आपको मिले हैं, कितना बैच आपको मिला है, कितना टैग आपको मिला है, कितना चपड़ा आपको मिला है। वो चपड़ा जो है वो भी होता है। उसके बाद कितने लिफाफा है, किस लिफाफा के अंदर कौन सा लिफाफा जाएगा, आप किस तरीके से आप कंडक्शन जब कराएंगे तो आप किस तरीके से ईवीएम मशीन को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के टाइम में क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, मतलब हेल ऑफ द जॉब। इतने सारे ट्रेनिंग देना। फिर इसके बाद गाड़ी कैसे आएगी, गाड़ी में लोडिंग कैसे होगा, लोडिंग के पहले अनपैकिंग, पैकिंग कैसे होगा, पहले अनपैकिंग कैसे होगा। तो आपको एक मूवी भी है शायद न्यूटन, तो मूवी जाकर देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि एक अधिकारी है, बहुत छोटे लेवल का अधिकारी है, मतलब कि तहसीलदार भी नहीं, असिस्टेंट तहसीलदार भी नहीं, उससे भी नीचे का है। वो बेचारों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के एक इलेक्शन का बूथ पे भेज दिया जाता है। अब देखिए कितना ज़्यादा उसका दिमाग खराब होता है, कितना बढ़िया से इलेक्शन करवाता है। एक सिंपल सा स्टाफ है जो कि ऑफिस में बैठता था, लगता है कि उसका गर्दन टेढ़ा है, काम कर रहा है, लेकिन व्हेन ही गोज एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो इसका वर्क देखिएगा कि कितना बढ़िया से करवाता है। तो दैट शोज द रियल कलर ऑफ द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो ये सभी पोर्शन कहाँ पर डील किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में।
कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे आप डील करोगे, इलेक्शन में ऑफेंसेस कैसे होते हैं, डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, ये सभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में होता है। 50 ने तो बता दिया कि भाई सीट कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज कितना है, इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेगा, वो तो पहले हो चुका। अब ये सब काम यहाँ होता, तो समझ में आया डिफरेंस क्या है। तो जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 170 और एक आर्टिकल 171 का भी जिक्र किया हुआ, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है कि सीट में मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत कि लोकसभा में कितने सीट होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट होंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। तो कभी आपको अगर मैचिंग में आ जाए आर्टिकल्स तो याद रखिएगा 81 एंड 170, ठीक। और 171 डील्स विद कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद नहीं, जिसमें ज़्यादातर नॉमिनेटेड मेंबर जाते हैं। इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स एंड द मेथड ऑफ फिलिंग दोज सीट्स। जैसे कि विधान परिषद है बिहार में, तो कैसे सीट जाते हैं, कुछ सीट ऐसे होते हैं जो कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मुखिया, वार्ड परिषद, पंचायत समिति, ये सब वोट डालते हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट वोट डालते हैं। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ टीचर्स वोट डालते हैं। ऐसे लोग भी विधान परिषद में जाते हैं, एमएलसी बनते हैं, है ना। तो वो ये सब डिसाइड किस में होता है, आर्टिकल 171 में। याद रखिएगा इसको। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ती हैं, इसमें कोई रास्ता नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट डिटेल्ड इलेक्शन अरेंजमेंट टू पार्लियामेंट, हालांकि बाकी इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में कहता है, इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इलेक्शन की ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लेके आया। अब इसमें जो कोर्ट का भी रोल हो जाता है, कितनी बार जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कोर्ट को कि भाई पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, द रोल ऑफ कोर्ट भी इसमें आ जाता है। तो इतना के बाद हमें लगता है चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम कुछ बात समझेंगे। जैसे कि हम ये समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन होगा, तो किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिलेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये आपको जीएस में खासकर छोटे लेवल के एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि एट प्रेजेंट कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये चेंज होता रहता है, तो स्वाभाविक बात है, बड़ी बड़ी पार्टी तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपको जैसे आम आदमी पार्टी, वेदर इट हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और नॉट, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय क्या करंट अफेयर पे देखना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई क्या क्या है क्या पीपल एक्ट 1951 में, ठीक। अब हम फिर से इसको उसी को रिवाइज किया गया है कि ये सीट्स के बारे में बताएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स के बारे में बताएगा, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी को चुनना है, फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम होगा। इलेक्टोरल रोल्स, इसमें हम एसआईआर की बात करते हैं कि कैसे बनाएगा। एसआईआर का मतलब होता है कि एक आदमी दो कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी होता है। तो इसी को छांटने की प्रक्रिया एसआईआर में है कि जैसे कि मान लिया पंजाब में एक आदमी का नाम है, लुधियाना में अपना नाम लिखा लिया वोटर लिस्ट में, और सेम आदमी जो बिहार में भी अपने गांव का वोटर लिस्ट में नाम लिखवाया हुआ है, तो लुधियाना में भी वोट डालेगा और बिहार में भी वोट डालेगा, तब तो इलेक्शन का प्रोसेस तो डबल वोटिंग हो गया। तो इस चीज को देखना पड़ेगा इलेक्टोरल रोल्स में। दैट्स वाई जो स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन, इंटेंसिफाइड रिलीजन जो भी, ये आपको जो है इसके अंदर में आता है। एसआईआर अब इसीलिए किया गया। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक आदमी का नाम दो जगह आ गया एक ही वोटर लिस्ट में। अब मान लिया कि वो वोटर लिस्ट इस बूथ का है, दूसरी जगह का बूथ का नाम आ गया, ऐसे कितने नाम आते हैं, इस सबको ठीक करने की जरूरत है। दैट्स वाई इलेक्टोरल रोल्स पे एक काम चल रहा है। एवरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलेक्टोरल रोल जनरली कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ऑल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब कि इलेक्टोरल रोल्स असेंबली के हिसाब से बनाए जाते हैं।
और बाद में उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कर दिया जाता है ना। तो दोनों इलेक्टोरल रोल एक ही होता है, थोड़ा का अंतर हो सकता है कि पार्लियामेंट के बाद असेंबली इलेक्शन हो, बीच में कोई आदमी मर गया तो उसका नाम तो हटाना पड़ेगा ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर अ सेपरेट इलेक्टोरल रोल फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इफ असेंबली रोल्स ऑलरेडी कवर इट। लेकिन कुछ नाम हटाने पड़ते हैं। For every assembly constituency, there must be an electoral roll. It is prepared under the supervision and direction and control of the election commission. तो इलेक्शन कमीशन टेक ओवर दिस जॉब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है कि इसको ठीक से करके आप टाइम बाउंड में भेजिए। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का क्वासी जुडिशियल पावर है, डीएम साहब की बाट लगा देगा। तो ये जो है डायरेक्ट उसको किसी चीफ मिनिस्टर से पूछना भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को, वो सीधा सीधा डीएम को सुओ मोटो नोटिस भेज के उसको जो है सो कुछ भी चार्जशीट दे सकता है, उसका फंक्शन उसका ट्रांसफर कर दे सकता है कि भाई हटाइए इनको, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम बाउंड काम करना है इलेक्शन का, बिकॉज इट इज द कोर फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो है आपको इलेक्शन कमीशन का रोल में आता है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बोले ना, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ये, और हम सेंसस अभी 2026 में हो रहा है, अभी इस पे काम चल रहा है, तो हम इतना दूर को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और बना देंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिलिमिटेशन है, बाउंड्री करना है, ये आर्टिकल 82 के अंदर आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बिकॉज 2026 इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने की उम्मीद कर सकते हैं। After every census, after the act begins, the central government sets up a delimitation commission. Delimitation commission demarcates the boundary of parliament and assembly constituency. Delimitation commission have been set up 4 times. अब तक 4 बार हो चुका है आज़ादी के बाद से। कब कब भाई? तो पहला 1952 में पहली बार किया गया, चाइना वार के बाद दूसरी बार किया गया, बांग्लादेश वार के बाद तीसरी बार किया गया, और 2002 में चौथी बार किया गया। 2002 में जो किया गया, क्योंकि 2001 में सेंसस आया था और बोला कि भाई ये डिलिमिटेशन जो भी 543 सीट पर पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होगा ये 2026 तक वैलिड होगा। अभी क्या किया, 2024 में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया, नया पार्लियामेंट के बिल्डिंग में बोला कि नहीं 543 नहीं, भारत देश की जनसंख्या बढ़ गई है, 147 करोड़ या कुछ हो गया है, तो अब आपको 750 मेंबर्स के करीब में आपको बनाने हैं। तो स्वाभाविक बात है जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमपी का वो छोटा हो जाएगा और कुछ नए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगे, जहाँ 2 थे वहाँ 3 हो जाएंगे, 1.5 गुना फर्क पड़ रहा है। सीट्स जो रिजर्व किए गए हैं लोकसभा में वो एज पर पॉपुलेशन ये भी बढ़ जाएगा। तभी 84 सीट्स रिजर्व फॉर एससी और 47 सीट्स रिजर्व फॉर एसटी, ये बढ़ जाएगा, 1.5 गुना ये भी हो जाएगा, है ना। डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनटू व्हिच ए स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी डिवाइडेड, एक्सटेंट ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी ये भी बढ़ाया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, एसआईआर की बात कर रहा है कि भाई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो नाम काट दिया जाएगा, अगर वो आदमी पागल है वोट देने के लायक नहीं है नाम काटा जाएगा। इफ द पर्सन बिकम्स डिस्क्वालिफाइड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो कभी भी नाम काटा जा सकता है। सो मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी लुधियाना में भी है, बिहार में भी है, नहीं चलेगा। एक ही इलेक्टोरल रोल में 2 बार नाम आ गया मान लिया तो नहीं चलेगा। कभी कभी होता है उसी आदमी का नाम उस बूथ पे भी है इस बूथ पे भी है, वो उस बूथ पर वोट दे के अपना अंगूठा मिटा देगा, ऐसे ऐसे करके अमरूद से घस देगा और फिर आके यहाँ भी वोट डाल देगा। समथिंग लाइक दैट पीपल आर डूइंग। आई डोंट नो अमरूद विल डू और नॉट, कोई बोला मुझे तो मुझे याद आ गया। कोई बोला कि नहीं मार्केट में एक आ गया है, जैसे ही आप वोट डालते हैं ऐसे लगाते हैं उसको, ऐसे उसी समय लगा दीजिए ऐसे करके कॉटन में डाल के तो मिट जाता है। तो पीपल आर डूइंग, दे आर वेरी मिस्चीवियस पीपल। तो इस सब के लिए क्या है कि भाई इलेक्शन कमीशन शुड टेक द प्रॉपर टेक्निकल मेथड्स कि भाई कैसे करेंगे। इलेक्शन ऑफेंसेस क्या होता है कि आप ऐसी बात ना कीजिए
कि दो ग्रुप में झगड़ा हो जाए। पब्लिक मीटिंग पोल होने से 48 घंटा पहले आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये सब है कि आप क्या क्या इलीगल हायरिंग और प्रोक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स नहीं कर सकते, लीकर नहीं बेच सकते हैं, तो ये 48 घंटा पहले। अब आपको जो बेसिक बात हम बताएं कि किसी को अगर इलेक्शन करवाना है तो हिंदुस्तान में देखिए कि मैनेजमेंट का सही लेसन अगर लेना है कि मैनेजमेंट वाकई में कैसे काम करता है, तो उसको इलेक्शन करने के लिए बुलाइए और बोलिए कि इलेक्शन का ट्रेनिंग ले लो। तो वही बात है कि पहले जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है स्टेट में, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपॉइंट किया जाता है, और ऐसे वैसे आईएएस ऑफिसर को नहीं किया जाता है जो बड़ा कॉम्पिटेंट होता है, जिसका मैनेजरियल स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, जो बहुत कड़क आदमी होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं, उनको, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा देंगे। और उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट देता है, इलेक्शन कमिश्नर देख समझ के उसको रखता है। तो सीनियर सेक्रेटरी लेवल आईएएस ऑफिसर्स को नॉर्मली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स बनाया जाता है। अब वो जो है स्टेट का ओवरऑल कंट्रोल ले लेता है। उसके पास कंप्लेन आ जाते हैं कि भाई ये डीएम साहब तो इस पॉलिटिकल पार्टी के दिखाई देते हैं, तो डिसीजन लेता है इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बाद कि डीएम को हटा दिया जाए इलेक्शन के टाइम तक के लिए। कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लिखते हैं कि भाई ये बीडीओ साहब वहाँ रहेंगे तो बूथ खराब कर देंगे, तो बीडीओ को हटा दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में, तो 2-3 महीने के लिए हटाया जाता है। कभी कभी तो उनको जिला बदर कर दिया जाता है कि आप जिला के अंदर आपका शक्ल नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, जो बहुत सारे ऑफिसर्स को करना पड़ जाता है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करता है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। तो इलेक्शन कमीशन जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉर्मली डीएम को ही करता है, डीएम रैंक ऑफिसर को करता है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कोऑर्डिनेट सुपरविजन इन द वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब डीएम साहब उसके बाद उनकी रात की नींद हराम है। अब जो है सुबह से ट्रेनिंग शुरू, टीचर्स कौन टीचर रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसको कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, किसको कहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजना है, किसको किस बूथ पे भेजना है, किसको फ्लाइंग स्क्वाड में डालना है, किसको जो है सो ऊपर से सुपरविजन करना है, किसको ट्रांसपोर्ट में डालना है, कितनी गाड़ियाँ लगेंगी। तो अपने अंदर के मशीनरी को बोलेगा कितनी गाड़ी जो है मार्केट से उठा के लाओ या गाड़ी को सीज करो। बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जो कि इलेक्टोरल रोल्स को देखता है कि भाई इलेक्टोरल रोल्स कोई गड़बड़ तो नहीं है, सही बंडल में सही जगह पर गया कि नहीं गया। उसके साथ असिस्टेंट, जैसे कि ये नॉर्मली बीडीओ सीओ रैंक के ऑफिसर हो जाते हैं। असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इसके नीचे तक और भी दूसरे जो ऑफिसर होते हैं बीपीआरओ वगैरह, इनको लगा दिया जाता है। तो ये आपका इलेक्शन का पूरा कंडक्शन की बात हो रही थी। ये जो 1950 का जो एक्ट है आरपीए, उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स सेकेंड शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये पढ़ लीजिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बता ही दिया। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। अब कैंडिडेट अपना फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरना छोटा काम नहीं है। पता है कि एक वकील एक फॉर्म भरने का कम से कम 1 लाख रुपए ले लेता है। कि फॉर्म जो है बहुत टेक्निकल है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल देना होता है। आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी वाइफ का डिटेल, आपके बच्चों का डिटेल, वो सब देना पड़ता है। और ये भी देखना होता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाए, आपके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूज नहीं हो। तो इसके लिए क्या करें, बिजली का बिल भी अपना जमा कर दीजिए, एकदम अपडेट कर दीजिए। आपका जो लैंड का जो होता मालगुजारी वगैरह, लैंड टैक्स, वो जमा कीजिए। तो आपके ऊपर लिखना होता वहाँ एक कॉलम में कि आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट ड्यूज तो नहीं है। और अगर मान लिया कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपका चालान हुआ है और चालान का पैसा जमा नहीं किए हैं, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो इसके आधार पे भी बाद में आपका हो सकता है कि नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। इट इज नॉट सो ईजी। तो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जानते हैं कि वो जो फॉर्म भरना कितना मुश्किल काम है। फॉर्म में बड़ा मेटिकुलसली एक अकाउंट नंबर, हर अकाउंट का लास्ट बैलेंस देखना पड़ता है। आपके घर में कितना जेवर है, ये नहीं कि आप लिख दीजिए पिछली बार हमारे पास 25 तोला था और इस बार हमारे पास 250 तोला आ गया, तो कहाँ से आया भाई, है ना। तो एवरी डिटेल हैज टू बी रिटन, किसका कोई प्रॉपर्टी वैल्यू डिटेल्स है, बिकॉज इट गोज फॉर द स्क्रूटनी। जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होता है कि कब होगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखना होगा रजिस्ट्रेशन किस आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज का है, नेशनल है कि स्टेट का है, इसके क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया यूपीएससी एग्जाम में पूछता है कि क्या क्राइटेरिया नेशनल पार्टी का, क्या क्राइटेरिया स्टेट पार्टी का, वो हम आगे पढ़ लेंगे। कंडक्शन हो जाएगा, इलेक्शन मटेरियल्स आप देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट वहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो उनको कुछ जमानत की राशि जमा करनी पड़ती है ना। अगर आप उतना वोट नहीं लाइएगा तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो एक साथ 5 to 6% वोट होता है, नहीं लाइएगा तो आपको टोटल वोटर का 5 to 6%। अब बहुत लोगों की जमानत जब्त होती है ना, तो बोलते हैं आपका तो जमानत जब्त हो गया है, आप क्या बात कीजिएगा। तो ये स्थिति होती है, तो ये सब है। तो आपको जब पैसा जमा करते हैं तो उन पैसे के बदले आपको पूरा इलेक्टोरल रोल मिलता है। और इलेक्टोरल रोल को आप क्या करते हैं, हर बूथ पे अपने पॉलिटिकल एजेंट को बैठाते हैं, बूथ पर एक एजेंट अपना बैठाते हैं जो कि लोगों को जो है इलेक्शन में लाइन में लगने में मदद करता है, उसको स्लिप देता है कि जाके वहाँ पर अपना स्लिप दीजिएगा। और ये काम सरकार भी करती है। सरकार किसके माध्यम से करती है, आंगनवाड़ी के माध्यम से करती है, मिस इलेक्शन कमीशन। डिस्प्यूट होगा कुछ भी तो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं हर बूथ पे, तो बूथ पर पोलिंग एजेंट है, उसके ऊपर में आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके ऊपर में इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा तो पढ़ने में बहुत मन लगेगा, क्योंकि मन लगना चाहिए पढ़ने में। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, इसको देख लीजिए। राज्यसभा इलेक्शन के लिए ये पहले जो था कि वो आदमी उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और राज्यसभा के मेंबर थे। और कहाँ के राज्यसभा के मेंबर होंगे आप बताइए। तो आपको लगेगा कि भाई मनमोहन सिंह पंजाब पंजाब दिल्ली के कहीं होंगे, नहीं, वो आसाम के होते, आसाम के राज्यसभा से चुने जाते थे। तो आसाम के राज्यसभा से चुने जाते थे। राज्यसभा उस समय नियम क्या था कि आसाम में आप रहते हो तो क्या करते थे, एक किराए का मकान गुवाहाटी में कहीं पर 20-25 हज़ार रुपये किराया में अपना मकान रखे हुए थे, उसका बिजली बिल पे करते थे और प्रूफ लगाते थे कि हम आसाम में मेरा कभी जाते नहीं थे लेकिन उनका बिजली का बिल पे होता था, ताकि उनको प्रूफ करना पड़ता था कि हम आसाम के रेजिडेंट हैं। तो डोमिसाइल इन द कंसर्न्ड स्टेट वाज रिक्वायर्ड अर्लियर, पहले। ये रिक्वायरमेंट जो 2003 में हटा दिया। मनमोहन सिंह का केस बहुत हाईलाइटेड हो गया था। कभी मनमोहन सिंह जी अपने स्टेट जाते तक नहीं है बिजली का बिल, लेकिन उनका घर में बिजली जलता है और ये आसाम से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, तो इसको हटाया गया। और अब क्या किया गया है, पर्सन कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन शुड बी एन इलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। कहीं का भी आप हो, किसी भी स्टेट के राज्यसभा से आप आ सकते हो। यही कारण है कि हरियाणा का आदमी बिहार से चुना जाता है, अभी चुना ही गया है। अभी राज्यसभा का एक मेंबर है, ही इज रेजिडेंट ऑफ हरियाणा बट इज रिप्रेजेंटिंग बिहार। तो ये है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट इट इज देयर। सो अब नियम है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पर्सन मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन देयर स्टेट, कि अगर एमएलसी बनना है तब तो इस स्टेट का आपका रेजिडेंट होना पड़ेगा। लोकसभा के लिए पर्सन कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब केरला के भी हैं तो बिहार से आके आप लड़ सकते हैं ना। शेड्यूल कास्ट है तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे पढ़ लीजिएगा, इजी है भाई। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ा ये ज़्यादा होता है क्योंकि एल्डर हाउस है। ये लाइन को जरा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा मैथ करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पर। कि नेशनल पार्टी कौन है, तो सिक्योरिंग एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स। कितना भाई, 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। कि 6% वैलिड वोट्स आपको लाना पड़ेगा उस स्टेट का, कम से कम 6%। और एंड विनिंग एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, तो कम से कम 4 लोकसभा सीट जीती है। तो अब देखिए इसमें तोड़ कैसा जोड़ा, ये देखना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग तोड़ सब किया है। जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है, तो इसने तो भाई ठीक है 4 लोकसभा सीट तो जीत ही जाते थे, तो बहुत आसान, ज़्यादा ही जीते थे। हमारे यहाँ 40 सीट है
तो 40 सीट में जनता दल वाले तो काफी जीतते थे, 12-14 जीत ही जातेंगे। तो ये तो क्राइटेरिया पूरा हो गया। 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ कैंडिडेट मणिपुर में कर देंगे खड़ा, कुछ यूपी में खड़ा कर देंगे, कुछ अरुणाचल प्रदेश में खड़ा करेंगे, अलग अलग। दिल्ली में भी खड़ा किया था इन्होंने, ताकि छोटे छोटे स्टेट का भी 4% या 6% वोट आ जाए, तो मिला जुला के हमारा जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस बन जाएगा। आम आदमी पार्टी यही करती है, गुजरात में खड़ा करती है, बहुत सारे स्टेट में खड़ा करती है, नेशनल पार्टी का स्टेटस ले लेता है ना। तो ये आपको नेशनल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि ये 2 कंडीशन याद रखिएगा। विनिंग एटलीस्ट 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ये भी है कि आपका 2% लोकसभा सीट्स कितना है भाई, 543 का 2% 12, और 3 स्टेट मिला के, और बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, या 4 स्टेट में आप स्टेट पार्टी बन जाइए। ये 3 क्राइटेरिया होगा, ये लिख के याद कीजिएगा, क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो एग्जाम के टाइम में। और स्टेट पार्टी के लिए क्या है, securing 6% valid votes in the state assembly election and winning 2 assembly seats। तो स्टेट का 6% वैलिड वोट आना चाहिए आपको। तो जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ टोटल वोटर जो होगा, मान लिया कि सपोज कि हमारे यहाँ टोटल वोटर 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ का 6% वैलिड वोट आना चाहिए स्टेट असेंबली का, और कम से कम 2 MLA होने चाहिए। सिक्योरिंग 6% वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट, विनिंग 1 लोकसभा सीट, विनिंग 3% ऑफ असेंबली सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज हायर। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन आपको याद करना होगा नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी का। वो लिस्ट भी विकीपीडिया पे जाइएगा और एक बार बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि कौन कौन अभी नेशनल पार्टी है, कौन कौन अभी स्टेट पार्टी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वही मेन चीज। अब क्या होता है कि डीएम साहब जो है वो तो रिटर्निंग ऑफिसर खुद नहीं बनते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सेकेंड डायनेमिक अच्छे ऑफिसर को बना देते हैं, यंग ऑफिसर को, जो नया नया IAS ऑफिसर बड़ा एनर्जी वाला होगा, नॉलेजेबल होता है, DDC वगैरह को बना देते हैं कि भाई आप रिटर्निंग ऑफिसर बन जाइए, जो कॉम्पिटेंट हो। और वो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट रहता है कि भाई ये हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन, MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन करने का पूरा जिम्मेदारी लेता है। और सेम पर्सन में भी अपॉइंटेड रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। हो सकता है 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही रिटर्निंग ऑफिसर कर दिया जाए, लेकिन नॉर्मली किया नहीं जाता है। हाँ, हो सकता है सिक्किम में कर देते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि सिक्किम छोटा स्टेट है, 6 लाख पॉपुलेशन और 30 सीट्स है वहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर उनके अंदर में काम करता है। पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेज दिया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर मिलकर काम करते हैं। आर्टिकल 19 जो है RPA रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 को एक ग्लांस में जो भी आपने देखा है वो हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ केसेज का, जो केस हम पहले भी डिस्कस किए हैं। किस में डिस्कस किए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पहले वाले चैप्टर में। लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस। लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 84 ऑफ RPA एक्ट। क्या है भाई 84 ऑफ RPA एक्ट? ये पूछा हुआ क्वेश्चन UPSC में। तो इसमें है कि आफ्टर दिस जजमेंट इफ ए सिटिंग MLA और MP इज कन्विक्टेड, इसको अगर सजा हो गई और 2 साल की ज्यादा की सजा हो गई तो इसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाता है। इस केस में कौन फंसे थे अभी हाल में? राहुल गांधी। राहुल गांधी को गुजरात का कोई कोर्ट ने सजा दे दिया 4 साल का, और राहुल गांधी MP न रह गए। बाद में सजा को रिवोकेशन किया दूसरे कोर्ट ने। तो ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, सही था गलत था आई डोंट नो, लेकिन सजा दे दिया था, MP नहीं रह गए थे, फिर रिवोकेशन करके फिर लाया गया। कैंडिडेट का एफिडेविट जो होता है, जो मैंने बोला कि एसेट्स का डिक्लेरेशन, क्रिमिनल केस का डिक्लेरेशन, लायबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब अगर गड़बड़ है तो भाई आपका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, MLA बन के भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति था, वो बेचारा लिख लिया हम LLB किए हैं, और LLB का डिग्री जो नहीं प्रोड्यूस कर पाया,
तो बोला क्यों नहीं, तो यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। अब वो डिग्री उसके पास था नहीं उस समय, तो उसको अरेस्ट हो गया। वो अरेस्ट करके एमएलए साहब को जो यहाँ बड़ी इंक्वायरी हुई, पता लगा कि एक फर्जी कोई लॉ कॉलेज के उनको डिग्री मिल गया था और वो यूजीसी अप्रूव्ड था भी नहीं। तो बेचारे का एमएलए का कैंडिडेचर ही खत्म हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि अगर फर्जी डिग्री किसी का डिक्लेयर हो जाए तो वो आदमी जब एमएलए एमपी नहीं रहेगा तो ऊपर कैसे रहेगा। तो ऐसे केसेज हैं इंडिया में, और ऐसे केसेस बहुत सारे देखे जाते हैं। तो इन केसेस को लेके काफ़ी न्यूज़पेपर में आता है। तो ये जो है आपका एक केस कैंडिडेट एफिडेविट का जो केस है वो डिस्क्लोजर वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है। नोटा कब से चालू हुआ, तो ये केस चला PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो नन ऑफ द अबव नोटा का कॉलम रखा गया सबसे लास्ट में ईवीएम मशीन में। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम नोट कर दिए हैं। पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन कि वोटिंग देना कौन सा राइट है भाई, फंडामेंटल राइट है कि क्या राइट है। नहीं भैया, कुछ नहीं, वोटिंग देना लीगल राइट्स है। आपको सरकार ने राइट दिया है, न दे अपना घर रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रह जाइएगा वोट नहीं दीजिएगा तो, बट इट इज ए लीगल राइट कि आपको दिया जाता है। तो वोटिंग राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, आप नहीं कॉन्टेस्ट करोगे इलेक्शन में तो क्या हो जाएगा, कोई कॉन्टेस्ट न करे, थोड़ी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लोगों को सजा हो जाएगी। इट इज जस्ट ए लीगल राइट। ये क्वेश्चन आया था, ए कैंडिडेट कैन नॉट कॉन्टेस्ट फॉर मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सेम लोकसभा इलेक्शन। एक ही लोकसभा में इलेक्शन में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं खड़ा हो सकता। By election are normally held within 6 months of this one. Political parties must report contributions above 20,000 to election commission to claim income tax exemption। ये सब आपको देख लीजिए, छोटा छोटा चीज़ है, प्रॉक्सी वोटिंग वगैरह। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने पढ़ाया है, वही है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आपको चैप्टर के बारे में आइडिया लगेगा। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा पीटी मेंस कहीं ना कहीं आप लटक जाइएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको ये तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एवरी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज करना। कभी भी अपने आप को 10th क्लास के ऊपर का मत समझिए, 10th क्लास का याद कीजिए, चैप्टर के पीछे का एक्सरसाइज जरूर करते हैं हम लोग, है ना। दैट यू हैव टू डू, ओके।